प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं शैक्षिक तकनीकी प्रकृति प्रकार आवश्यकता एवं उपयोग, जो कि यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा के सिलेबस में यह अलग से एक पॉइंट है। पेडागोजी का जो 40 मार्क्स का सिलेबस है और यह कहीं ना कहीं बीएड स्टूडेंट्स के लिए और अन्य प्रकार की जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रतिभागी हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एजुकेशन टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकल करके आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मेरा आप सभी लोगों को यह सुझाव है, आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, आप कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा और जो फैक्ट हैं उनको आप लर्न करने की यानी कि याद करने की कोशिश करेंगे और जो कंसेप्ट है उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सर आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का यह लेक्चर। तो देखिएगा साहब, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या है? एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि अगर हम बोलें तो शिक्षा तकनीकी हिंदी में बोलेंगे, शिक्षा तकनीकी है शिक्षा प्लस तकनीकी, यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। अब क्या है, बहुत से बुक्स में जनरली पहले शिक्षा के बारे में लिखा रहता है, फिर तकनीकी और एजुकेशन की हम बाद में और भी जो बहुत जो हमारे शिक्षाविद हुए हैं, फिलोसोफर हैं, ठीक है, और जो मनोवैज्ञानिक हैं तो उनकी भी डेफिनेशन है, उसको भी हम बाद में कवर अप करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर शिक्षा और तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, इसका अर्थ है विद्या प्राप्त करना। ज्ञानार्जन या विद्या प्राप्ति के माध्यम से संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करना ही शिक्षा है। ठीक है, आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा लैटिन भाषा के एजुकेटम का पर्याय है, जिसका अंग्रेजी में एजुकेशन पर्याय शब्द है और इसका अर्थ है शिक्षण की कला। ठीक है, तो शिक्षा तकनीकी में दो हैं, एक शिक्षा और तकनीकी। शिक्षा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है और दूसरा लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से यह निकल के आया। अब देखिए टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में क्या है साहब? तकनीकी हिंदी में हम बोलेंगे तो दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां। तकनीकी का अर्थ क्या है कि हम अपने डेली लाइफ में जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की मेथड्स, जो विधियां हैं, उसको तकनीकी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द टेक्निकोस से निकला है, जिसका अर्थ है कला। इसका पर्याय लैटिन भाषा का शब्द टेक्सर है, जिसका अभिप्राय बुनने तथा निर्माण करने से होता है। तो आप मेन ये पॉइंट यहां से रखेंगे, ये एक बेसिक सा है, बेस। अब आते हैं साहब, देखिएगा यहां पर अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो देखिएगा, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी, मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं विधियों का उचित प्रयोग शिक्षा तकनीकी कहलाता है। देखिए क्या लिखा है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या किस किस का प्रयोग? वैज्ञानिक, तकनीकी, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, एवं विधियों का उचित प्रयोग शिक्षा तकनीकी कहलाते हैं। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए एक तो हम वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करेंगे, मनोविज्ञान का प्रयोग करेंगे, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं विधियों का प्रयोग करने को हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखिएगा शैक्षिक तकनीकी। अब शैक्षिक तकनीकी में देखिए दो चीजें मेन होती हैं, एक तो होता है इसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और दूसरा इसमें क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया में यंत्रों या मशीनों के प्रयोग से वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बारे में मेन हम आते हैं साहब, शिक्षा तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम सन 1926 में 1926 में अमेरिका के ओहियो के एक विश्वविद्यालय में
सिडनी प्रेसी, यानी कि सिडनी एल प्रेसी भी कहीं पर इनका नाम होता है, सिडनी प्रेसी नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रयोग शिक्षण के क्षेत्र में किया। तो यह क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया जाता है कि शिक्षण मशीन के आविष्कारक कौन है, तो आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, सिडनी प्रेसी या सिडनी एल प्रेसी भी इनका नाम है। 1926 में अमेरिका के ओहियो में एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या करा, इसका आविष्कार किया। अब कहीं कहीं पर ओहियो विश्वविद्यालय भी लिखा रहता है किसी बुक में, और कुछ बुक्स में ओहियो जो जगह है वहां के एक विश्वविद्यालय लिखा है, ठीक है। तो ओहियो यूनिवर्सिटी भी कुछ विश्वविद्यालयों में इसमें लिखा हुआ है, तो जैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कवर अप कर सकते हैं। तो शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया था, सिडनी प्रेसी ने करा, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए ऐसे ही फैक्ट बनते हैं स्क्रीनिंग एग्जाम में। सन 1950 में 1950 में वी.एफ. स्किनर ने प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये प्रोग्राम्ड हुआ है यहाँ पे, सॉरी ये हो जाएगा आपका प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किया, ठीक है। किसने किया, वी.एफ. स्किनर ने प्रोग्राम जो लर्निंग है हमारी, और कब किया, 1950 में किया साहब, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सर्वप्रथम एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में ब्राइनमोर जोन्स ने सन 1967 में किया था। तो ध्यान में रखिएगा साहब, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग इंग्लैंड में सबसे पहले ब्राइनमोर जोन्स ने किया और 1967 में। तो इस पेज में आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट यहां से मिले होंगे, तो आप इनको नोट कीजिएगा। अब ऐसे ही साहब आगे देखिए, सन 1966 में 1966 में अमेरिका में विश्वविद्यालयों के शिक्षा मनोविज्ञान एवं विज्ञान विभागों द्वारा शिक्षा तकनीकी की एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। देखिए एक बार और इसको पढ़ते हैं, ये देखिए क्या है, सन 1966 में 1966 में अमेरिका में विश्वविद्यालयों के शिक्षा मनोविज्ञान एवं विज्ञान विभागों द्वारा, यानी कि जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज थी आपका यूएसए में, वहाँ के यूनिवर्सिटी के शिक्षा मनोविज्ञान एवं विज्ञान विभाग जो डिपार्टमेंट रहे होंगे वहाँ पर, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड साइंस डिपार्टमेंट के द्वारा शिक्षा तकनीकी की एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। कहाँ की गई, अमेरिका में की गई, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट है साहब, सन 1966 में 1966 में ही भारत में सर्वप्रथम एक भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन, जिसको हम इंग्लिश में IAPL बोलते हैं, की स्थापना की गई। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत में भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन की स्थापना कब हुई, 1966 में, और जिसके माध्यम से शिक्षा तकनीकी के विकास के प्रयास विभिन्न शिक्षण संस्थानों में किए गए। तो भारत में शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई, भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन। अब शिक्षा तकनीकी की कुछ प्रमुख परिभाषाएं आती हैं जो शिक्षाविदों ने दी हैं, तो देखिएगा। पहला यहाँ पर है साहब, जैकोटा ब्लूमर साहब ने क्या कहा है, इन्होंने कहा शैक्षिक तकनीकी को व्यावहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। देखिएगा जो जैकोटा ब्लूमर साहब ने जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी है, तो वो साहब क्या दिखी है कि शैक्षिक तकनीकी को व्यावहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। ऐसे ही रॉबर्ट ए कॉक्स, इन साहब की डेफिनेशन क्या है, देखिए ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और पूछी भी जाती है। ध्यान दीजिएगा, नंबर 2 पे रॉबर्ट ए कॉक्स साहब की डेफिनेशन, इन्होंने कहा है मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। बहुत पूछी जाती है डेफिनेशन, या इसके पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो क्या है, मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान में ये रखिएगा साहब, जब आप ये डेफिनेशंस को पढ़ रहे हैं ना, ये डेफिनेशंस से आपको एजुकेशन केवल डेफिनेशंस को रटना नहीं है, केवल रटने पे फोकस नहीं करना है, समझना है कि वो जिन्होंने भी महोदय, जो भी हमारे शिक्षाविद रहे हैं, जो भी फिलोसोफर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसके बेस पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी रियल में है क्या,
क्या चीज़ है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हमें उस पर समझ भी विकसित होती है। तो जैसे रॉबर्ट ए कॉक्स साहब ने कहा कि मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। अगर हम इसको रटेंगे तो केवल इतना रटेंगे। अब आप इसके हर शब्द पर एनालिसिस कीजिए, आप विश्लेषण कीजिए, तो हम कैसे समझेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से एक डेफिनेशन पे आपको समझा रहा हूँ, बाकी पे आप ऐसा करें। मानव के सीखने की परिस्थितियों में, यानी कि छात्रों के या मानव के जो सीखने की परिस्थितियां होंगी, सिचुएशंस होंगी, उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग, यानी कि वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग कैसे हो सकता है। तो उसमें सर वैज्ञानिक प्रक्रिया में कंप्यूटर है, टेलीविजन है, आपके पास ऑडियो विजुअल है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, एंड मैं आपसे अगर बोलूं तो आप लोगों के पास इंटरनेट है। इंटरनेट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स को हम किसी डिवाइस के तरीके से, ठीक है, हम यानी कि सीखने की परिस्थितियों में जो वैज्ञानिक ज्ञान है, ठीक है, हम स्मार्ट क्लास का कैसे यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्टर का कैसे यूज करें, जो साइंटिफिक मेथड है उनको, उनके प्रयोग को ही क्या कह सकते हैं, शैक्षिक तकनीकी। अब वैज्ञानिक प्रक्रिया में वैज्ञानिक सिद्धांत भी आते हैं, ठीक है। ये रॉबर्ट ए कॉक्स का कहना है। तो इसका मतलब हमारी क्या समझ यहाँ से डेवलप हुई साहब, हमारी समझ ये डेवलप हुई कि सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना कहीं ना कहीं शिक्षा तकनीकी है। अब आगे चलते हैं, डीसी को महोदय की डेफिनेशन क्या है। देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं सीखने के मनोविज्ञान का व्यावहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन विनियोग शैक्षिक तकनीकी है। तो आप इस डेफिनेशन को भी एनालिसिस कर सकते हैं, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है रॉबर्ट एम गैने, इन्होंने क्या कहा, शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यावहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। ये रॉबर्ट एम गैने का कहना है, आपको इनको थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करना है साहब। अब लेथ महोदय ने क्या कहा है, देखिए इन्होंने कहा अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों के वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग जब शिक्षा तथा प्रशिक्षण को सुधारने तथा प्रभावशाली बनाने में किया जाता है, तब उसे शिक्षा तकनीकी कहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बार बार यही बात आ रही है घुमा फिरा करके कि सीखने की परिस्थितियों में ही, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग, ठीक है। अब साहब आगे चलते हैं, आई के डेविज, इनकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। शिक्षा तकनीकी का संबंध शिक्षा तथा प्रशिक्षण की समस्याओं से होता है और अधिगम स्रोतों की व्यवस्था में क्रमबद्ध आयाम का अनुसरण किया जाता है। देखिए क्या कहा है कि शिक्षा तकनीकी का संबंध क्या होता है, शिक्षा तथा प्रशिक्षण की समस्याओं से होता है और अधिगम स्रोतों की व्यवस्था में क्रमबद्ध आयाम का अनुसरण किया जाता है। अब साहब आगे चलते हैं, एस के मित्रा साहब की डेफिनेशन, इन्होंने क्या कहा, शिक्षा तकनीकी को उन पद्धतियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, एस एस कुलकर्णी साहब, शिक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के नियमों तथा नवीन खोजों का प्रयोग ही शिक्षा तकनीकी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अपने आप में, कि शिक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के नियमों तथा नवीन खोजों का प्रयोग ही शिक्षा तकनीकी है। नेक्स्ट देखिएगा साहब, मैथिस साहब की डेफिनेशन है, इन्होंने क्या कहा है, मैथिस साहब ने कहा है कि शिक्षा तकनीकी उन क्रमबद्ध विधियों के विकास को तथा उस व्यवहारिक ज्ञान को कहते हैं जिनका उपयोग विद्यालय में शैक्षिक योजना, प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर जिनको मैंने अपने नोट्स पे बनाया था, तो उनको आपके समक्ष भी प्रस्तुत किया है। अब देखिएगा साहब, शिक्षा तकनीकी के आधार। देखिए अब शिक्षा तकनीकी के जो आधार होते हैं, जनरली 3 आधार होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर आयाम। ये हार्डवेयर आयाम को अभी हम आगे कहेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट भी कहते हैं इसको, शिक्षा तकनीकी प्रथम भी बोला जाता है हार्डवेयर आयाम को, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा आता है सॉफ्टवेयर आयाम, इसको हम शिक्षा तकनीकी द्वितीय कहते हैं। और तीसरा आता है शिक्षण प्रशिक्षण अनुदेशात्मक प्रारूप या प्रणाली उपागम या प्रणाली आयाम, यह जनरली एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड में आता है।
तो देखिए शिक्षा के तकनीकी आधार में ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर आयाम एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कौन? हार्डवेयर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, तथा सहयोगी भी हैं। अब देखिएगा, हार्डवेयर आयाम तब तक अपूर्ण है जब तक उसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग न किया जाए। ठीक है, आप लोगों ने सब बीएड में भी पढ़ा हुआ है। अब देखिएगा साहब, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर केवल एक मशीन ही कही जा सकती है। केवल हार्डवेयर में शैक्षिक सामग्री उपयोग करने पर तकनीकी शिक्षा का आधार बनता है, जिसे शिक्षा तकनीकी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि तीनों आधार कौन कौन से थे यहाँ पर हमको पता चला, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड आपका जो होता है सिस्टम अप्रोच, प्रणाली आयाम। अब देखिए, जो शिक्षा तकनीकी के प्रकार है, जिसको अभी हमने बोला आधार या ये आपके कहीं ना कहीं एक ही रहेंगे प्रकार। तो शिक्षा तकनीकी के मुख्य 3 प्रकार निम्न हैं। 3 प्रकार की शिक्षा तकनीकी होती है, ध्यान रखिएगा। एक प्रथम शिक्षा तकनीकी, जिसको हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट कहेंगे। इसको हम शॉर्ट में ईटी फर्स्ट भी बोलते हैं। ईटी मतलब ई से एजुकेशन, टी से टेक्नोलॉजी, या साहब हम इसको हार्डवेयर आयाम कहते हैं। तो प्रथम शिक्षा तकनीकी किसको कहते हैं? हार्डवेयर आयाम को कहते हैं, सॉफ्टवेयर आयाम को कहते हैं, या सिस्टम अप्रोच को कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट है वह हार्डवेयर आयाम है। दूसरा है साहब द्वितीय शिक्षा तकनीकी। शिक्षा तकनीकी के प्रकार में द्वितीय शिक्षा तकनीकी मींस एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड, ET2, ये होता है सॉफ्टवेयर आयाम। सॉफ्टवेयर आयाम को एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड बोला जाता है। थर्ड जो शिक्षा तकनीकी का प्रकार है साहब, वह है शिक्षा तकनीकी तृतीय, और यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड, ET3, इसको हम बोलते हैं साहब प्रणाली आयाम। ठीक हो गया। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर हम इनमें डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो पहला देखिएगा साहब, अब शिक्षा तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर आयाम, इंग्लिश में एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट और हार्डवेयर अप्रोच। तो देखिए, इस तकनीकी को यानी कि किस तकनीकी को? शिक्षा तकनीकी प्रथम को हार्डवेयर आयाम या दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका आविर्भाव भौतिक विज्ञान यानी कि आविर्भाव में से उद्भव यानी कि इसका जो ओरिजिन है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स तथा अभियंत्रण यानी यांत्रिकी से हुआ है, यानी कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब देखिए, शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों के प्रयोग को ही शिक्षा तकनीकी प्रथम कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मशीनें होंगी, हार्डवेयर्स जो होंगे, उनके प्रयोग को ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट कहते हैं। इसमें मशीनें आ जाएंगी। ठीक है, तो मशीनों का प्रयोग को हार्डवेयर आयाम कहते हैं या एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट कहते हैं। आप डायरेक्ट ये समझिए। अब साहब ये ध्यान दीजिएगा, शिक्षण में वो मशीनें या क्या हो सकते हैं हार्डवेयर, जैसे रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, OHP मीन्स ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसको हम सिरोत्तर प्रक्षेपक या सिरोपरि प्रक्षेपक कहते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं जो आपके स्क्रीन पर किसी चीज को प्रोजेक्ट करने के लिए लगाए होते हैं। भाषा प्रयोगशाला, ठीक है, और स्मार्ट क्लास का प्रयोग या कंप्यूटर आदि का प्रयोग, ये सब क्या है शिक्षण में हार्डवेयर आपके उदाहरण है हार्डवेयर सिस्टम के, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन लिखिए, ध्यान दीजिए। सिल्वरमैन ने 1968 में इसे एक नया नाम सापेक्षिक तकनीकी दिया। देखो काफी इंपॉर्टेंट है। किसको दिया नया नाम? प्रथम शिक्षा तकनीकी को या हार्डवेयर अप्रोच को, हार्डवेयर तकनीकी को सिल्वरमैन ने 1968 में क्या नाम दिया? सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद से आता है साहब एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड, यानी कि ET2, या जिसको हम सॉफ्टवेयर आयाम भी कहते हैं। तो शिक्षा तकनीकी द्वितीय, तो इस शिक्षा तकनीकी को सॉफ्टवेयर आयाम अथवा अनुदेशन तकनीकी या शिक्षण तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी भी कहते हैं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर दूसरी शिक्षा तकनीकी का दूसरा प्रकार क्या है कि शिक्षा तकनीकी द्वितीय, इसे सॉफ्टवेयर आयाम कहते हैं, या इसको अनुदेशन तकनीकी भी कहते हैं, इसको शिक्षण तकनीकी भी कहते हैं, या इसको व्यवहार तकनीकी भी कहते हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये भी समझ सकते हैं कि बाद में ये भी बोला जाता है कि द्वितीय शिक्षक तकनीकी को, जो शिक्षा तकनीकी द्वितीय है,
उसको 4 भागों में बांटा जाता है। उसके 4 भाग यही होते हैं, एक शिक्षण तकनीकी होता है, एक अनुदेशन तकनीकी होता है, एक व्यवहार तकनीकी होता है, एक अनुदेशात्मक प्रारूप होता है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन जिसको हम बोलते हैं। तो इनको कभी कभी शिक्षा तकनीकी को द्वितीय को, शिक्षा तकनीकी द्वितीय को ये नाम से भी बोल देते हैं। जनरली वो हैं क्या, ये सब द्वितीय शिक्षा तकनीकी के टाइप हैं, वो भी आगे आएगा, ठीक है। लेकिन आप इस नाम से भी बोला जा सकता है, ध्यान में रखें। तो अब सॉफ्टवेयर आयाम या इसको कोमल शिल्प उपागम ऐसे नाम भी देखा जाता है। देखिए सॉफ्टवेयर अप्रोच को कोमल शिल्प उपागम भी बोलते हैं हिंदी में, या ऑब्लिक करके मैंने ET2 लिखा है, मीन्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड, शिक्षा तकनीकी द्वितीय क्या है, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग न करके। देखिए इससे पहले प्रथम शिक्षा तकनीकी में मशीनों का प्रयोग था ना, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, ये सब। शिक्षा तकनीकी द्वितीय में मशीनों का प्रयोग न करके इसमें शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रख लीजिए, जिससे कि छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो 2 है सॉफ्टवेयर है। देखो सॉफ्टवेयर क्या है, आपको फिजिकली दिखेगा नहीं। इसमें क्या होता है, शिक्षा तकनीकी द्वितीय में शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शिक्षा तकनीकी प्रथम में क्या था, वहां हार्डवेयर मशीनों का प्रयोग था। यहाँ मशीनों का प्रयोग नहीं होता है सॉफ्टवेयर में या शिक्षा तकनीकी द्वितीय में, यहाँ सब शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साहब, सिल्वरमैन ने ET2 यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड या सॉफ्टवेयर अप्रोच को कह दो इसको, या कोमल शिल्प उपागम कह दीजिए, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड को 1968 में कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि रचनात्मक शिक्षा तकनीकी या रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी नाम दिया। तो देखिए सिल्वरमैन ने, पहले तो मुझे आप ये ध्यान में रखिए, जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी था उसको क्या नाम दिया था, सापेक्षिक तकनीकी, ठीक है, रिलेटिव टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड है सॉफ्टवेयर अप्रोच, इसको इन्होंने कहा रचनात्मक शिक्षण तकनीकी या रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सिल्वरमैन ने निम्न में से किसको रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी कहा। तो हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, दोनों, या तीसरा प्रणाली उपागम, कुछ भी दे देगा आपको। तो ध्यान रखिएगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड को। अब नेक्स्ट देखिए सब, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड का संबंध शिक्षा के सिद्धांतों, उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने, शिक्षण प्रविधियों, अनुदेशन प्रणाली के पुनर्बलन, पृष्ठपोषण की युक्तियों तथा मूल्यांकन से होता है। शायद आप समझ गए होंगे। अच्छा, प्लस और भी लिखा मैंने, प्लस मीन्स इसके अलावा पाठ्य योजना का प्रारूप, अभिक्रमित अनुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण। यानी कि आप ये समझिए कहीं ना कहीं ET2 में ये सारी चीजें आती है, ठीक है। क्या क्या आता है, शिक्षा के सिद्धांत आते हैं, उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में कैसे लिखते हैं हम, राइटिंग द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल वे, शिक्षण प्रविधियों, अनुदेशन प्रणाली के पुनर्बलन, पृष्ठपोषण की युक्तियों, मूल्यांकन, पाठ्य योजना का आपका प्रारूप कैसा होगा, अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सूक्ष्म शिक्षण और अनुकरणीय शिक्षण इसमें आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ET2 में अदा, प्रक्रिया तथा प्रदा तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि शिक्षा तकनीकी में अदा, प्रक्रिया और प्रदा से क्या तात्पर्य है। अब देखिए, अब शिक्षा तकनीकी का जो तीसरा प्रकार था, अब हम उस पर थोड़ा सा बात करते हैं साहब। अब यहाँ पर ये हमारे पास है शिक्षा तकनीकी तृतीय, एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड, इसको प्रणाली विश्लेषण या प्रणाली उपागम कहा जाता है। तो सर क्या है, जो तकनीकी, या हम यहाँ पे लिख सकते थे वह तकनीकी, वो जो की जगह पर वह तकनीकी भी लिख सकते हैं, वह तकनीकी या जो तकनीकी शैक्षिक प्रशासन के विकास, ध्यान रखिए क्या लिखा है, शैक्षिक प्रशासन यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के विकास एवं परिपक्वता में तथा अनुदेशन की रूपरेखा के निर्माण में अपना योगदान देती है, उसे शिक्षा तकनीकी तृतीय अथवा प्रणाली विश्लेषण कहते हैं। आप सीधे ही समझ जाइए, ये थोड़ा हट के आ गया।
शिक्षा तकनीकी फर्स्ट है जो हार्डवेयर थी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में क्या था, शिक्षण में मशीनों का प्रयोग, टेप, रेडियो, टेलीविजन। शिक्षा तकनीकी द्वितीय क्या थी, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग और वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। और शिक्षा तकनीकी तृतीय क्या है कि वह तकनीकी जो तकनीकी शैक्षिक प्रशासन के विकास, यानी कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात आ जाती है, तो जो तकनीकी शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के विकास एवं परिपक्वता में तथा अनुदेशन की रूपरेखा के निर्माण में अपना योगदान देती है, उसे शिक्षा तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण या प्रणाली उपागम कहते हैं। तो ET3 का प्रयोग कहाँ होता है, आप समझ गए होंगे। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड का प्रयोग होता है साहब, ये शैक्षिक प्रशासन में होता है, यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। ET3 हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों, यानी कि शिक्षा तकनीकी प्रथम और द्वितीय के जुड़ने के बाद शिक्षा तकनीकी तृतीय बनती है। ठीक है, अब है प्रणाली उपागम या आयाम का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शुरू हुआ। इसको भी आप एक फैक्ट के रूप में अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अब ऐसे ही साहब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है शिक्षा तकनीकी तृतीय, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड अथवा प्रणाली उपागम आयाम को प्रबंध तकनीकी उपागम भी कहते हैं। यह भी फैक्ट है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ET3 को प्रबंध तकनीकी उपागम भी कहा जाता है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा, शैक्षिक तकनीकी तृतीय के अंतर्गत प्रणाली विश्लेषण, प्रशिक्षण, मनोविज्ञान प्रारूप, संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप तथा पुनर्बलन भी सम्मिलित रहते हैं। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड के अंदर भी ये कुछ चीजें आती हैं प्रणाली उपागम में। तो इसमें क्या क्या आता है, प्रणाली विश्लेषण आता है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप आता है, संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप आता है, और क्या आता है, पुनर्बलन। ठीक है, रीइंफोर्समेंट। अब देखिए सब नेक्स्ट आगे चलिए। शैक्षिक तकनीकी तृतीय यानी कि प्रणाली उपागम या प्रणाली आयाम में गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। ध्यान रख लीजिएगा, ET3 जो है यह है गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि निम्न में से कौन सी शिक्षा तकनीकी का कौन सा प्रकार गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, तो हो जाएगा ET3। इसके अनुसार शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक प्रणाली को 4 प्रमुख तत्वों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, ET3 के अकॉर्डिंग। तो क्या क्या होते हैं ये 4, देखिए ET3 में आपके पास एक तो होता है अदा यानी कि इनपुट, एक होता है प्रोसेस, क्या प्रक्रिया चल रही है, तीसरा होता है प्रदा, आउटपुट, चौथा है इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट यानी कि पर्यावरण संदर्भ। अब देखिए साहब आगे, प्रणाली विश्लेषण या प्रणाली उपागम छात्र केंद्रित होता है। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड है यह छात्र केंद्रित होती है। फिर शैक्षिक तकनीकी तृतीय यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी तृतीय का जन्म हार्डवेयर यानी कि ET फर्स्ट एवं सॉफ्टवेयर उपागमों ET2 के मेल के फलस्वरूप हुआ। यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट और सेकेंड जब जुड़े तब जाके एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड का निर्माण हुआ, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप इसमें शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट प्लस शैक्षिक तकनीकी सेकेंड, तो तब जाके बन गया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। इसको जब हम जोड़ते हैं हार्डवेयर को, हम शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट को क्या क्या बोलते हैं यहाँ देखिए, या तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम बोलिए, या हार्डवेयर आयाम, या कठोर शिल्प उपागम, और शैक्षिक तकनीकी सेकेंड कहें या सॉफ्टवेयर कहें या कोमल शिल्प उपागम, इन दोनों के प्लस इन दोनों के जोड़ने से बनता है शैक्षिक तकनीकी तृतीय अथवा प्रणाली उपागम। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा साहब, शिक्षा तकनीकी प्रथम यानी कि हार्डवेयर तकनीकी तथा शिक्षा तकनीकी द्वितीय सॉफ्टवेयर आयाम या सॉफ्टवेयर तकनीकी हम बोलें, इनमें डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे देखेंगे, इनमें अंतर क्या है। तो साहब सबसे पहले देखिएगा अर्थ का यानी कि मीनिंग। तो शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुदेशन में मशीनों तथा माध्यमों का उपयोग, यानी कि मशीनें और माध्यमों का उपयोग हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे हार्डवेयर शिक्षा तकनीकी। अब ऐसी शिक्षा तकनीकी द्वितीय क्या है साहब, इसको समझिए, जिसको हम सॉफ्टवेयर शिक्षा तकनीकी कहते हैं। शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुदेशन में वैज्ञानिक अधिनियमों तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग।
यानी कि हार्डवेयर क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, शिक्षा में मशीनों का प्रयोग है मेनली या माध्यमों का प्रयोग। शिक्षा तकनीकी द्वितीय सॉफ्टवेयर तकनीकी क्या है, यह है हमारे पास क्या शिक्षण प्रशिक्षण तथा अनुदेशन में वैज्ञानिक अधिनियमों यानी वैज्ञानिक नियमों तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग है। अब देखिए साहब अधिनियम क्या होते हैं यानी प्रिंसिपल। तो हार्डवेयर का क्या है, देखिए हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक का होता है, जिसे साइबरनेटिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर में देखिए, सॉफ्टवेयर में मौलिक तथा सामाजिक अधिनियमों का उपयोग होता है। पुनर्बलन तथा पृष्ठपोषण दोनों का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिएगा अन्य रूप में नंबर 3 पॉइंट है। तो हार्डवेयर तकनीकी को सिल्वरमैन ने सापेक्षिक तकनीकी कहा है, जैसे हमने पहले भी कहा। और क्या कहा है, मशीनें शिक्षा के लिए निर्मित हुई हैं, अपितु मशीनें शिक्षा के लिए निर्मित नहीं हुई, अपितु शिक्षा में भी उपयोग करते हैं। मशीनें जनरली ऐसा नहीं कि शिक्षा के लिए बनी, जबकि है क्या कि उनका हम एजुकेशन यानी कि शिक्षण में भी प्रयोग करते हैं। तो अन्य रूप क्या है, सापेक्षिक तकनीकी कहा सिल्वरमैन ने। सॉफ्टवेयर में क्या है, देखिए सॉफ्टवेयर शिक्षा तकनीकी को रचनात्मक शिक्षा तकनीकी भी कहते हैं। यह भी किसने कहा था, 1968 में सिल्वरमैन ने। शिक्षक की भूमिका अहम होती है, अनुदेशन की रचना करनी होती है, और बीएफ स्किनर ने इसको व्यवहार तकनीकी कहा। किसको, सॉफ्टवेयर तकनीकी को व्यवहार तकनीकी किसने कहा, तो अब ध्यान से रखिएगा, बीएफ स्किनर ने। और रचनात्मक शिक्षा तकनीकी किसने कहा था, सिल्वरमैन ने। अब उदाहरण देखिए साहब, हार्डवेयर तकनीकी में शैक्षिक रेडियो आ गया आपके पास, दूरदर्शन कंप्यूटर प्रक्षेपक, सिरोत्तर प्रक्षेपक, चित्र विस्तारक प्रक्षेपक, चलचित्र प्रक्षेपक और ऑडियो वीडियो। देखिए सिरोत्तर प्रक्षेपक का मतलब है ओवरहेड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक प्रक्षेपक का मतलब है आपका एपिडायस्कोप, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। चलचित्र प्रक्षेपक होता है आपके पास मूविंग यानी मोशन वाली जो आपका प्रोजेक्टर होता है। ऑडियो वीडियो यानी कि जो मशीनें हैं, ये उदाहरण हो गए हार्डवेयर के। अब यहाँ क्या होते हैं, देखिए मनोविज्ञान के सिद्धांत या फिर हमने कहा था वैज्ञानिक अधिनियम। तो यहाँ मनोविज्ञान सिद्धांत में अभिक्रमित अनुदेशन आता है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, साखी अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, आपके पास प्रशिक्षण प्रतिमान, सूक्ष्म शिक्षण हो गया, माइक्रो टीचिंग, अनुकरणीय शिक्षण हो गया, अंतः क्रिया विश्लेषण हो गया, पाठ योजना का प्रारूप, विश्लेषण, शिक्षण नियोजन, ये सब किसमें आएंगे आपके पास, सॉफ्टवेयर अप्रोच के यानी कि शिक्षा तकनीकी द्वितीय के। ये क्या है साहब, उदाहरण है। अब देखिएगा इसके बाद से 5वां पॉइंट, देखिए 4 तक हमने पीछे पढ़ा था। 5वां देखिए प्रकार। अब देखिए हार्डवेयर में प्रक्षेपित उपकरण, अप्रक्षेपित उपकरण, चलचित्रों का प्रक्षेपण, भाषा प्रयोगशाला, शिक्षण मशीन या कंप्यूटर सहायक अनुदेशन आदि, ये क्या है, प्रथम शिक्षा तकनीकी के प्रकार हैं, ये अलग अलग। अब देखिए द्वितीय शिक्षा तकनीकी के कितने प्रकार होते हैं। द्वितीय शिक्षा तकनीकी में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, शिक्षण तकनीकी आ जाता है अलग से, अनुदेशन तकनीकी आता है, प्रशिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, प्रणाली विश्लेषण या प्रबंधन, ठीक है, दूरवर्ती शिक्षा, ये सब किसके प्रकार हैं, आपके सॉफ्टवेयर शिक्षा तकनीकी के। तो दूरवर्ती शिक्षण किसका सिद्धांत है, सॉफ्टवेयर का। अब देखिएगा इनके उपयोग, देखिएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग कहाँ पर है। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखिए, अब तो सबसे पहले यूजेस अगर हम देखें तो ये हार्डवेयर का है शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में, मूल अनुभव प्रदान करने में, शिक्षण को रुचिकर बनाने में, शिक्षा की प्रक्रिया सक्षमता में वृद्धि करना, शिक्षण सहायक सामग्री में के उपयोग में यानी कि हार्डवेयर का यूज है, परीक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने में, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करने में, ठीक है, ये किसका मेन यूज है। और इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा के प्रसारण में, ये किसका है, ये सारे यूज है हार्डवेयर के। ऐसे ही अगर आप राइट साइड में देखेंगे सॉफ्टवेयर के यूज, ठीक है, उपयोग, तो हार्डवेयर का जैसे हमने लेफ्ट साइड में पढ़ा कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में, मूल अनुभव प्रदान करने में हमने देखा। इसी सॉफ्टवेयर का है कक्षा शिक्षण के अंतः क्रिया को प्रभावशाली बनाने में, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा क्या होता है,
कक्षा में जब शिक्षण कर रहे होते हैं शिक्षक, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको प्रभावशाली बनाने का काम कौन करता है? द्वितीय शिक्षा तकनीकी। तो उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और वैज्ञानिक नियम है। दूसरा इसका जो उपयोग है छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करने में, डिजायरेबल परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, कि विद्यार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन को करने में, हम विद्यार्थी को कम से कम पढ़ने वाला बना दें। ऐसी सॉफ्टवेयर में क्या आता है देखिए, शिक्षण कौशलों का विकास करने में, शिक्षण कौशलों का विकास करने में किसका उपयोग होगा? द्वितीय शिक्षा तकनीकी का होगा। ये तो इसमें वैज्ञानिक अधिनियम और मनोविज्ञान के सिद्धांत भी हैं। फिर है सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, ये भी किसका यूज है देखिए साहब, ये है एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड का। ऐसे ही प्रबंधन में सुधार एवं परिवर्तन करने में, परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा विकास करने में, अनुदेशन का विकास करने में और शिक्षण सिद्धांतों का विकास करने में, ये जो सब यूज हैं ये किसके हैं? आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ये हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड के यूज हैं। ठीक है, तो इसके बाद से हम चलते हैं आगे। अब आता है साहब हमारे पास शिक्षण अधिगम तथा शिक्षा तकनीकी, यानी कि यहाँ पर अब हम बात करेंगे मेनली रचनात्मक शिक्षा तकनीकी के बारे में, जिसको हम ET2 भी बोलते हैं। सिल्वरमैन ने ET2 को ही बोला था आपका रचनात्मक शिक्षा तकनीकी। तो देखिएगा, शिक्षा तकनीकी शिक्षण की कला और अधिगम के विज्ञान में समन्वय स्थापित करती है। देखिए क्या कहा कि शिक्षा तकनीकी शिक्षण की कला और अधिगम के विज्ञान, यानी कि शिक्षण को जनरली कला और विज्ञान तो दोनों समझा जाता है, लेकिन मेनली शिक्षण को कला कहा जाता है और अधिगम को साइंस बोला जाता है। तो शिक्षा तकनीकी क्या करती है? शिक्षण की कला और अधिगम के विज्ञान, यानी कि लर्निंग के साइंस, जो लर्निंग को साइंस बनाता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को स्थापित करती है। नंबर आगे देखिएगा साहब, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का आधार वैज्ञानिक भी है। शिक्षण का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, तो सिल्वरमैन ने 1968 में इस विचारधारा को रचनात्मक शिक्षा तकनीकी कहते हैं। सिल्वरमैन इसको या कहा है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज हो सकता है कि सिल्वरमैन ने 1968 में इस विचारधारा को कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी या रचनात्मक शिक्षा तकनीकी कहा। तो रचनात्मक शिक्षा तकनीकी मेनली यह है कि शिक्षा का आधार वैज्ञानिक है एक तो, और शिक्षण का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करने के इस विचारधारा को ही रचनात्मक शिक्षा तकनीकी सिल्वरमैन ने कहा है। अब देखिएगा साहब आगे, रचनात्मक शिक्षा तकनीकी में निम्नलिखित 3 कार्य सम्मिलित होते हैं। रचनात्मक शिक्षा तकनीकी में क्या क्या होते हैं? नंबर पहला, अनुदेशन की समस्याओं का विश्लेषण करना, यानी कि जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो इंस्ट्रक्शन हमको दिए जा रहे हैं अनुदेशन, उनकी समस्याओं को एनालाइज करना, विश्लेषण करना। दूसरा, अनुदेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रविधियों का चयन करना है, कि अनुदेशन में जो उद्देश्य हमको टारगेट दिए गए हों उनके प्राप्ति के लिए हमारी प्रविधियां क्या रहेंगी। तीसरा होता है सब अनुदेशन के परिणामों के मूल्यांकन के लिए परीक्षा की रचना करना, कि अनुदेशन जो हम का रिजल्ट क्या होगा वो कैसा, उसका इवेल्युएशन करने के लिए परीक्षा की रचना करना। तो रचनात्मक शिक्षा तकनीकी आप ये समझ गए होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग की विचारधारा को ही रचनात्मक शिक्षा तकनीकी कहा गया है। अब आगे देखिएगा साहब, आगे और समझिए आप, रचनात्मक शिक्षा तकनीकी में साधनों की अपेक्षा उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है। एक तो ध्यान में रखना है आपको। इसके अंतर्गत विश्लेषण, चयन तथा रचना पर अधिक बल दिया जाता है, जिसकी सहायता से अधिकतम शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। मेनली क्या है कि रचनात्मक शिक्षा तकनीकी में जो साधन होते हैं उनकी अपेक्षा उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है, और इसके अंतर्गत विश्लेषण यानी कि आपका एनालिसिस, चयन यानी कि सिलेक्शन तथा रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन पर अधिक बल दिया जाता है। विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है, सिलेक्शन के लिए, और कुछ नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, तार्किक चिंतन पर अधिक बल दिया जाता है।
इन कार्यों के लिए शिक्षक अपनी मौलिकता तथा सृजनात्मक क्षमताओं का उपयोग करता है। जब अगर ऐसे टारगेट दिए जाएंगे तो टीचर भी क्या करता है, अपनी मौलिकता और सृजनात्मकता, टीचर भी जो नया कर सकते हैं उन अपनी एबिलिटी का यहाँ पर क्या करते हैं, उन एबिलिटीज का यूज करते हैं। अब इसके बाद से आता है जो हमने पहले भी डिस्कस करा, शिक्षा तकनीकी का प्रारूप। तो शिक्षा तकनीकी का वहां पर भी हमने देखा कि शिक्षा तकनीकी के मुख्य रूप से 3 पक्ष से होते हैं। उसमें हमने क्या क्या देखा साहब, एक तो अदा देखा यानी कि इनपुट हम इसको बोलेंगे, दूसरा प्रक्रिया और तीसरा प्रदा। तो आपको सबसे पहले याद रखना है शिक्षा तकनीकी के 3 प्रमुख पक्ष क्या है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब शिक्षा तकनीकी में अदा से क्या संबंध है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए साहब, अदा यानी कि इनपुट के अंतर्गत छात्रों का आरंभिक व्यवहार ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, छात्रों का आरंभिक व्यवहार। अदा प्रक्रिया में है क्या, समझिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान में उनकी क्षमताएं, यानी कि पूर्व ज्ञान छात्रों में क्या है, मतलब कितना उनको पूर्व ज्ञान आता है, निष्पत्ति तथा अभिप्रेरणा स्तर को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अदा में क्या आता है, इनपुट में छात्रों को, अगर आप कोई कक्षा में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उनको उसका, उस टॉपिक का पूर्व ज्ञान कितना है, ठीक है। निष्पत्ति मीन्स उसके बारे में वो कितना जानते हैं कहीं ना कहीं। और तीसरा अभिप्रेरणा स्तर को, यानी कि छात्र उससे, जो टॉपिक आप डिस्कस करना चाह रहे हैं उससे कितने मोटिवेटेड है। नंबर दूसरा, शिक्षण की योग्यता तथा शिक्षा प्रशिक्षण विधि के उपयोग का कौशल होता है। यानी कि अदा में जो शिक्षण की योग्यता है, यानी कि शिक्षक, अगर हम कहीं ना कहीं कहें तो टीचर की जो एबिलिटी है, और दूसरा शिक्षा प्रशिक्षण विधि के उपयोग का कौशल, यानी कि टीचर प्रशिक्षण के लिए, छात्रों के प्रशिक्षण या छात्रों को पढ़ाने के लिए, शिक्षण के लिए कौन से विधियों का उपयोग करेगा, यह भी अदा में आता है। नंबर 3 देखिएगा साहब, शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धि तथा उनको उपयोग करने का कौशल। यह भी किसमें आएगा, शिक्षा तकनीकी के अदा में। अदा का मतलब यहां पर है इनपुट से, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अदा में क्या क्या था, एक तो छात्रों का पूर्व ज्ञान था, उनका अभिप्रेरणा स्तर क्या है, दूसरा शिक्षण की योग्यता और शिक्षा प्रशिक्षण विधि के उपयोग का कौशल, ठीक है। शिक्षण की योग्यता मतलब शिक्षक की योग्यता से होगा यहाँ पर, और तीसरा शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धि तथा उनको उपयोग करने का कौशल। अब दूसरा क्या है, प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या हो गया कि पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की परिस्थिति उत्पन्न करना। यह शिक्षा तकनीकी के किस पक्ष के अंतर्गत आता है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की परिस्थिति उत्पन्न करना, यह आएगा प्रोसेस में। ऐसे ही आप देखिए आगे, नंबर 2, समुचित शिक्षण आव्यूह तथा युक्तियों का चयन करना जिससे अपेक्षित अधिगम स्वरूपों को उत्पन्न किया जा सके। तो शिक्षा तकनीकी के ये भी किसका काम है, प्रोसेस, यानी कि शिक्षण आव्यूह हैं, हम युक्तियों का चयन करेंगे पढ़ाने के लिए, हमको क्या पढ़ाना है, ठीक है, और अधिगम स्वरूपों को उत्पन्न करना, इनकी लर्निंग की कंडीशंस को बनाना, यह सब प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तीसरा देखिए, अब समुचित शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करके प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त किया जाए जो व्यवहार परिवर्तन में सहायक हो सकता है, ठीक है। चौथा, छात्रों को क्रियाशील तथा एकाग्रचित्त रखने के लिए, यानी कि क्रियाशील मीन्स एक्टिव और एकाग्रचित्त कहने का मतलब है कंसंट्रेटेड रखने के लिए अभिप्रेरणा की समुचित प्रविधियां प्रयुक्त करना, यह भी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और छात्र शिक्षक का संबंध भी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है। अब आता है साहब प्रदा। प्रदा का मतलब होता है आउटपुट। तो आउटपुट जैसे इनपुट था कि शुरुआत में छात्रों के पूर्व ज्ञान को हमने देखा था, अभिप्रेरणा का स्तर, प्रक्रिया में ये था कि क्लास में आपकी क्या प्रोसेस थी,
और प्रदा आउटपुट में है कि छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया या क्या उनका अंतिम व्यवहार है, यह प्रदा के अंतर्गत आता है। तो देखिए इस पक्ष को अंतिम व्यवहार भी कहते हैं। इसमें निम्न सम्मिलित होते हैं, क्या क्या होते हैं देखिए, अधिगम की पाठ्य वस्तु की विशेषताओं के अनुसार मूल्यांकन करना। तो प्रदा में जो मूल्यांकन किया जाता है अधिगम की पाठ्य वस्तु की विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। दूसरा साहब, प्रस्तुत किए जाने वाले उद्दीपनों के विश्लेषण के आधार पर मापन की विधियों का चयन करना, ये भी आउटपुट से संबंधित है, आपको सब ध्यान में रखना है। तीसरा है साहब, छात्रों की अपेक्षित अनुक्रियाओं की विशेषताओं के आधार पर मानदंड की परीक्षा करना, यानी कि यहाँ पर होगा सब मूल्यांकन ही, जैसे दूसरे में आपने देखा ना, प्रस्तुत किए जाने वाले उद्दीपनों के विश्लेषण के आधार पर। उद्दीपन मीन्स स्टिमुलस, जो स्टिमुलस आपने क्लास में दिए थे प्रक्रिया के दौरान पढ़ाने के समय, उनके विश्लेषण के आधार पर मापन की विधियों का चयन करना। ठीक है, कि हम मूल्यांकन करेंगे तो उसकी मेथड्स को सिलेक्ट करना, ये बात हो रही। अब नंबर 4, पाठ्य वस्तु से प्राप्त उद्देश्यों को स्पष्ट तथा उनका मापन करने के लिए समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करना, ये आउटपुट प्रदा में आते हैं। तो आपको अदा, प्रक्रिया और प्रदा भी इसमें समझ में आ गया होगा। अब देखिए साहब कि शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो शिक्षा तकनीकी के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। तो उद्देश्य क्या है, हम इसको डायरेक्ट करेंगे, देखना। शिक्षण के उद्देश्यों का प्रतिपादन करना तथा उन्हें व्यावसायिक रूप में लिखना, व्यावहारिक रूप में लिखना, सॉरी, यानी कि शिक्षण के जो भी उद्देश्य होंगे उनका प्रतिपादन करना शिक्षा तकनीकी का उद्देश्य है। दूसरा, शिक्षा तकनीकी का उद्देश्य क्या है, छात्रों के गुणों का विश्लेषण करना। तीसरा, पाठ्य वस्तु की व्यवस्था करना। चौथा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करना, शिक्षा तकनीकी का बहुत बड़ा उद्देश्य है। अगला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, यानी कि इंटरेस्टेड बनाना। उसके बाद से नेक्स्ट, शिक्षक व शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन या सुधार लाना, ये शिक्षा तकनीकी के उद्देश्य हैं सब। छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, पुनर्वलन की प्रविधियों का चयन करना। अब आते हैं सर हम शिक्षा तकनीकी की प्रकृति पर। तो देखिएगा, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिगम की परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाने में सहायक। देखिए प्रकृति में नंबर पहला हमने क्या कहा कि शिक्षा तकनीकी कैसी प्रकृति होती है, यह शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिगम की परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाने में सहायक होती है। यानी कि जो सीखने की परिस्थितियां होती हैं उसमें वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग है, उसमें शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम TLM कहते हैं, उसका उपयोग करना है मॉडर्नलाइजेशन के बेस पे, यानी कि आधुनिकीकरण के बेस पर। ठीक है। दूसरा, स्वयं से सीखने को बढ़ावा देती है शिक्षा तकनीकी। तीसरा, शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों में फैलाने में सहायक है। चौथा, अधिगम की प्रक्रिया को सरल बनाती है। पांचवा, मनोविज्ञान तथा विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। और छठा है, क्रमबद्ध आयाम को प्रधानता देती है। तो आपको दिमाग में रखने, अपने क्वेश्चन पूछ लेगा वहां कौन सा मुख्य उद्देश्य है। अब शिक्षा तकनीकी की विशेषताएं देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। मैंने आपको बताया वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होती है शिक्षा तकनीकी। वहां आ जाएगा ना, निम्न में से शिक्षा तकनीकी विशेषता है, पहला आ जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। दूसरा आ जाएगा गतिशील प्रक्रिया है। तीसरा आ जाएगा शिक्षक व शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव है। ठीक है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो दूसरी विशेषता क्या है, गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है, बिल्कुल सही। तीसरा, शिक्षक व शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव है। तो केवल शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ऐसा नहीं करती है शिक्षा तकनीकी, शिक्षक के व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि शिक्षक का व्यवहार, जो आइडियल एक टीचर का व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है टुवर्ड्स क्लासरूम स्टडी, क्लासरूम टीचिंग, यानी कक्षा शिक्षण के अंतर्गत, और जनरली बच्चों के साथ जो व्यवहार होता है उसमें भी, तो टीचर का भी व्यवहार चेंजेस में आता है, यानी कि पॉजिटिव चेंज। तो शिक्षण तकनीकी में ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा।
अगला, शिक्षा तकनीकी कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता करती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला, शिक्षा तकनीकी का संबंध अदा, इनपुट, प्रक्रिया, प्रोसेस तथा प्रदा, आउटपुट तीनों पक्षों में होता है। ये भी अभी हमने डिस्कस करा। फिर देखिए नंबर 7वां, शिक्षा तकनीकी में स्मृति स्तर, बोध स्तर तथा चिंतन स्तर तीनों तक के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट 8, शिक्षा तकनीकी में पाठ्य वस्तु के स्वरूप तथा संप्रेषण के स्वरूप में समन्वय स्थापित किया जाता है। अब देखिएगा साहब, जो द्वितीय शिक्षा तकनीकी हमने पढ़ी थी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड, जिसको हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहा था, उसके भी प्रारूप है। द्वितीय शिक्षा तकनीकी के प्रारूप तो मैंने वहां पर भी आपको कहा था, यहाँ पर भी अब आप देखिए तो डायग्राम से आप देख रहे होंगे द्वितीय शिक्षा तकनीकी के यहाँ पर 4 प्रारूप दिखाए गए हैं। आप इनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो इसमें नंबर पहला है शिक्षण तकनीकी। द्वितीय शिक्षा तकनीकी के प्रारूप हैं, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे उसको, प्रकार तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फॉर्म्स। ठीक है, एक तो शिक्षण तकनीकी है, दूसरा अनुदेशन तकनीकी है, तीसरा व्यवहार तकनीकी और चौथा अनुदेशन प्रारूप। तो कहीं ना कहीं हम द्वितीय शिक्षा तकनीकी को शिक्षण तकनीकी भी कह सकते हैं, वो भी उसका एक रूप है। अनुदेशन तकनीकी भी कह सकते हैं, व्यवहार भी, और अनुदेशन प्रारूप, सब में अंतर होता है, उसको स्पष्ट करना है। अब इसको हम चारों को, तो द्वितीय शिक्षा तकनीकी के कितने प्रारूप हैं ये ध्यान में रख लेना, 4 प्रारूप। कभी पूछ लेगा निम्न में से द्वितीय शिक्षा तकनीकी का प्रारूप नहीं है, तो शिक्षण तकनीकी है, अनुदेशन तकनीकी भी है, व्यवहार तकनीकी भी है, इसके अलावा वहां पर कुछ नया ऐसा आपको ऑप्शन दे देगा जो नहीं होगा, और चौथा ये याद रखना अनुदेशन प्रारूप भी है। अब तो सर पहले को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले शिक्षण तकनीकी को। तो शिक्षण तकनीकी 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब हम शिक्षा तकनीकी पे नहीं आए, अब हम बात करें शिक्षण तकनीकी पे। तो शिक्षण तकनीकी 2 शब्दों से मिलकर बना है सर, शिक्षण प्लस तकनीकी, टीचिंग प्लस टेक्नोलॉजी। तो शिक्षण तकनीकी वह विषय वस्तु है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग करता है। ठीक है, अब देखिए, तो शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, शिक्षण तकनीकी। अब देखिएगा, स्किनर के अनुसार शिक्षण तकनीकी वह शास्त्र है जो शिक्षक की प्रभावशीलता बढ़ाता है और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक समृद्ध करता है। तो यह शिक्षण तकनीकी के बारे में कह रखा है स्किनर साहब ने, आपने इसको दिमाग में रखना है। फिर देखिए, शिक्षण तकनीकी की पाठ्य वस्तु। तो शिक्षण तकनीकी की पाठ्य वस्तु को आईके डेविस तथा रॉबर्ट ग्लेसर ने 4 तत्वों में विभाजित किया है। किसकी पाठ्य वस्तु को? शिक्षण तकनीकी की पाठ्य वस्तु को। ये 4 भाग क्या क्या हैं ध्यान में रख लीजिएगा साहब। एक तो है शिक्षण नियोजन, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, दूसरा शिक्षण व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, तीसरा शिक्षण का अग्रसरण, लीडिंग ऑफ टीचिंग, और चौथा है शिक्षण का नियंत्रण। यानी कि शिक्षण तकनीकी की पाठ्य वस्तु को आईके डेविस तथा रॉबर्ट ग्लेसर ने कितने तत्वों में बांटा, यही क्वेश्चन बन जाएगा 2, 3, 4, 5। तो शिक्षण तकनीकी की पाठ्य वस्तु को आईके डेविस और रॉबर्ट ग्लेसर ने 4 तत्वों में बांटा। उनके नेम आपके सामने यहाँ पर हमने आपको बताए। अब दूसरा आता है अनुदेशात्मक तकनीकी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अब देखिए, अनुदेशात्मक तकनीकी से तात्पर्य उन विधियों तथा प्रविधियों की व्यवस्था से होता है जिनकी सहायता से सुनिश्चित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो आप समझने की कोशिश कीजिए ना कि अनुदेशात्मक तकनीकी से तात्पर्य क्या है। अनुदेशात्मक तकनीकी ये ऐसी विधियां या प्रविधियों की व्यवस्था करना है जिसकी सहायता से सुनिश्चित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। कुछ विधियों और प्रविधियों की व्यवस्था करना, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, कुछ करें मेथड्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना जिससे हमारे लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति की जा सके। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा अधिनियमों को अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन में उपयोग करके विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अनुदेशात्मक तकनीकी कहते हैं।
तो मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे कि मनोवैज्ञानिक हो गया, सामाजिक हो गया, वैज्ञानिक सिद्धांत और अधिनियमों को इंस्ट्रक्शन में यानी कि अनुदेशन में प्रयोग करके अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही अनुदेशात्मक तकनीकी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिएगा, रॉबर्ट ए कॉक्स ने इस तकनीकी को सबऑर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं या कहा है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे कि रॉबर्ट ए कॉक्स ने इसको क्या कहा, सबऑर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। किससे कहा, अनुदेशात्मक तकनीकी को, या हम बोलेंगे इसको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अब तीसरा था सर द्वितीय शिक्षा तकनीकी के प्रारूप में, तीसरा था हमारे पास व्यवहार तकनीकी, तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। तो व्यवहार तकनीकी वह विज्ञान है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के व्यवहारों का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है और आवश्यकता अनुसार उनके व्यवहारों का परिमार्जन करता है। व्यवहार तकनीकी वह विज्ञान है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के व्यवहारों का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है। ध्यान दीजिएगा, छात्रों का नहीं, शिक्षकों के व्यवहारों का अध्ययन करना और आवश्यकता अनुसार उनके व्यवहारों का परिमार्जन करता है। यानी कि व्यवहार तकनीकी के द्वारा शिक्षकों के व्यवहार को भी सुधारा जाता है। ठीक है, छात्रों का तो सुधारा ही जाएगा। तो शिक्षक व्यवहार के सुधार एवं परिवर्तन में प्रयोग किए जाने वाले ज्ञान को व्यवहार तकनीकी कहा जाता है। व्यवहार तकनीकी में व्यवहार किसका है, मेनली शिक्षक के व्यवहार को सुधार करना। अब देखिएगा, व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में एमिडॉन, फ्लैंडर्स तथा स्मिथ आदि शिक्षा शास्त्रियों ने अमेरिका में कक्षा शिक्षण अंतःक्रिया का विकास किया। मुख्यतः फ्लैंडर्स ने मुख्य योगदान दिया। तो अमेरिका में इनने कक्षा शिक्षण अंतःक्रिया का विकास किया। तो व्यवहार तकनीकी में जो मेन जो नाम आता है वो किसका आता है, फ्लैंडर्स का। अब सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण, प्रशिक्षण समूह यानी कि सॉफ्टवेयर आयाम के अंतर्गत व्यवहार तकनीकी में ही आते हैं। तो व्यवहार तकनीकी में क्या क्या आता है, अभी हम इसको आगे टेबुलर फॉर्म में भी देखेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण, प्रशिक्षण समूह, यह सब सॉफ्टवेयर आयाम यानी कि शिक्षा तकनीकी में आते हैं। द्वितीय में उसमें भी व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत। अब आगे देखिएगा साहब, क्या लिखा है, बीएफ स्किनर ने शिक्षा तकनीकी द्वितीय यानी कि सॉफ्टवेयर आयाम को व्यवहार तकनीकी कहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि व्यवहार तकनीकी किसने कहा, स्किनर ने कहा। ठीक है, अब चौथा था सर अनुदेशात्मक प्रारूप, या जिसको हम क्या कहते हैं, अनुदेशन प्रारूप कहते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग अनुदेशन प्रारूप कहलाता है। अनुदेशन प्रारूप इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स को ये बना होता है, अनुदेशन प्लस प्रारूप यानी कि इंस्ट्रक्शन प्लस डिजाइन। अनुदेशन का मतलब होता है सूचनाएं देना, ध्यान से समझना, और प्रारूप का मतलब होता है वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए सिद्धांत। ठीक है, तो अनुदेशात्मक प्रारूप को आप समझ गए होंगे, यानी कि सूचनाएं देना, और प्रारूप कैसा है कि वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए सिद्धांत इसमें आएंगे। तो अब इसमें देखिए, भारत के शिक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 1977 में 1977 में शैक्षिक तकनीकी के नियोजन एवं व्यवस्था हेतु एक कमेटी नियुक्त की थी। तो कौन कमेटी कब नियुक्त की थी, 1977 में। तो अनुदेशन प्रारूप आप समझ गए होंगे, यानी कि इसमें दो चीजें होती है, एक अनुदेशन होता है, एक प्रारूप, एक सूचनाएं देना और दूसरा वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए सिद्धांत। ठीक है, इसमें सम्मिलित होते हैं। अब देखिएगा, इसी के अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान यानी कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस केंद्र की स्थापना 1984 में एनसीईआरटी के शैक्षिक तकनीकी केंद्र तथा साधन विभाग को मिलाकर की गई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बीच में कि जो केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान है, जिसको हम CEIT बोलते हैं, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1984 में हुई। शायद ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, जहां तक मुझे रिकॉल हो पा रहा है। अब देखिए, अनुदेशन प्रारूप के भी क्या है, कुछ प्रकार हैं। तो अनुदेशन प्रारूप के प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स। तो इसमें सर
एक तो आता है प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, 3 प्रकार होते हैं मेनली, ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिजाइन, संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप साइबरनेटिक डिजाइन, और प्रणाली उपागम जिसको हम क्या बोलते हैं सिस्टम अप्रोच। तो यहाँ पर हमने द्वितीय शिक्षा तकनीकी के 4 पार्ट देखे थे। अब हम ये टेबुलर फॉर्म में इनमें हम अंतर देखते हैं। ठीक है, किसमें हम अंतर देखेंगे? यहाँ पर शिक्षण तकनीकी, यहाँ पर जो हमारी मेन हेडिंग है वो यह है शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी का तुलनात्मक अध्ययन। हमें देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखिए आप, क्रम संख्या, बिंदु, शिक्षण तकनीकी, फिर अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी। तो पहला अगर हम बात करें सर प्रवर्तक, यानी कि प्रवर्तक कहने का मतलब है जो जिन्होंने इस पे विशेष काम करा, ओरिजिन। तो शिक्षण तकनीकी में जो प्रवर्तक हैं, एक तो हर्बर्ट मॉरिसन है, हंट हैं, डेविज हैं, ब्रूनर हैं, ग्लेसर हैं और गेज हैं। प्रवर्तक मतलब जिन्होंने इसका आविष्कार किया हम कहेंगे। अनुदेशन तकनीकी में ब्रूनर का नाम आता है, आसुवेल, ग्लेसर, स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर। और यहाँ व्यवहार तकनीकी में स्किनर, फ्लेंडर्स और एमिडो। देखो एक ही नहीं है, एक से ज्यादा है, तो वहां ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ से रहेगा नहीं कि प्रवर्तक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से कहीं बनेंगे। देखिएगा उद्देश्य, सबसे पहले में आप ध्यान में रख लीजिएगा, नंबर फर्स्ट पॉइंट पे मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पर ये शिक्षण तकनीकी है और नंबर दूसरे पर अनुदेशन है, नंबर तीसरे पर व्यवहार है। तो उद्देश्य, शिक्षण तकनीकी का उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास करना होता है शिक्षण तकनीकी का उद्देश्य। अनुदेशन तकनीकी में देखिए इसका उद्देश्य केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना होता है। और व्यवहार तकनीकी में क्रियात्मक पक्ष के विकास को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि भावात्मक तथा ज्ञानात्मक पक्ष का विकास भी किया जाता है। तो अब यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप दिमाग लगाइए। तो क्वेश्चन साहब ये बन सकता है कि निम्न में से किसमें केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना, छात्रों के ज्ञानात्मक विकास पक्ष का विकास करना सम्मिलित है? तो ऑप्शन होंगे शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी या अनुदेशात्मक प्रारूप। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अनुदेशन तकनीकी। सॉरी। अब देखिएगा साहब, नंबर 3 में आता है हमारे पास आधार। तो देखिए जो शिक्षण तकनीकी है इसका आधार दार्शनिक, सामाजिक तथा मनोविज्ञान तीन हुई है। अनुदेशन तकनीकी का आधार क्या है? मानवीय प्रशिक्षण तथा अनुक्रिया सिद्धांत इसका आधार है। और व्यवहार तकनीकी का आधार होता है पुनर्बलन के सिद्धांत और अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। तो आपसे आ जाएगा किस पुनर्बलन का सिद्धांत और अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत निम्न में से किस में सम्मिलित होता है? यही ऑप्शन आ जाएंगे, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा व्यवहार तकनीकी। अब देखिएगा आगे प्रणाली। तो सबसे पहले कौन सा था, ध्यान दीजिए, शिक्षण तकनीकी था। तो प्रणाली में क्या आ जाएगा? पाठ्य वस्तु एवं संप्रेषण, ये शिक्षण तकनीकी प्रणाली है। मशीन, यह किसकी है? अनुदेशन तकनीकी। और व्यवहार किसका है? आपका व्यवहार तकनीकी का। 5वां व्यवस्था, शिक्षक एवं छात्र दोनों के मध्य यहाँ व्यवस्था होती है शिक्षण तकनीकी में। अनुदेशन तकनीकी में श्रव्य दृश्य अन्य युक्तियों और व्यक्तियों द्वारा, और जबकि व्यवहार तकनीकी में व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? शिक्षक के द्वारा की जाती है। किसकी व्यवस्था है? यह है शिक्षण की व्यवस्था। हाँ, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बनता है, शिक्षण स्तर यानी टीचिंग लेवल। जो शिक्षण तकनीकी पहला था, इसमें स्मृति, बोध एवं चिंतन तीनों स्तर होते हैं शिक्षण के। अनुदेशन तकनीकी में ध्यान दीजिएगा, शिक्षण का केवल स्मृति स्तर होता है। और तीसरे पर था व्यवहार तकनीकी। तो व्यवहार तकनीकी पर स्मृति तथा बोध दो स्तर होते। देखिए ऊपर आप बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, अब ये देख लीजिएगा, जो फर्स्ट पर है यहाँ पर शिक्षण तकनीकी है, दूसरा वाला जो आपके पास कॉलम है यह अनुदेशन तकनीकी है, और तीसरे पर क्या है? व्यवहार तकनीकी आपके पास है। तो हम बात कर रहे थे इसके शिक्षण के
स्तर की। तो हमने ये देखा कि पहला जो शिक्षण तकनीकी है उसमें स्मृति, बोध एवं चिंतन तीनों होते हैं। अनुदेशन तकनीकी का स्तर केवल स्मृति का स्तर होता है और व्यवहार तकनीकी का स्मृति तथा बोध दोनों स्तर होते हैं। अब देखिए प्रमुख लक्षण शिक्षण तकनीकी का होता है सूचना देना, और अनुदेशन तकनीकी में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, और व्यवहार तकनीकी में प्रभावशाली शिक्षण। शिक्षक का स्थान देखिए नेक्स्ट, तो शिक्षण तकनीकी में प्रबंधक का स्थान होता है, और अनुदेशन तकनीकी में शिक्षक एक सहायक की तरह काम करता है, और व्यवहार तकनीकी में शिक्षक का स्थान गौण होता है यानी कि द्वितीयक होता है, ठीक है, सेकेंडरी। और सिद्धांत देखिए अब, शिक्षण तकनीकी शिक्षण कला व सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अनुदेशन तकनीकी लागत प्रक्रिया उत्पादन सिद्धांत तो होता है इसका, और यहाँ पर सीखने के सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग और पुनर्बलन एवं पृष्ठपोषण का सिद्धांत होता है किसमें, व्यवहार तकनीकी। तो आपसे पूछ लेगा निम्न में से किसमें सीखने के ऑपरेंट कंडीशनिंग या पुनर्बलन एवं पृष्ठपोषण का सिद्धांत सम्मिलित होता है, तो किसमें होता है, यह होता है साहब व्यवहार तकनीकी में। तो निम्न में से लागत प्रक्रिया उत्पादन सिद्धांत किसके लिए लागू होता है, तो लागत प्रक्रिया उत्पादन सिद्धांत अनुदेशन तकनीकी, ठीक है। शिक्षण कला व सीखने के सिद्धांत ये जनरली शिक्षण तकनीकी। महत्व देखिए आप, यहाँ पे इनका महत्व है शिक्षण को प्रभावशाली तथा सार्थक बनाना शिक्षण तकनीकी का, अनुदेशन तकनीकी का अनुदेशन को प्रभावशाली तथा स्वउद्देश्य बनाना, और उसका महत्व है ध्यान दीजिएगा व्यवहार तकनीकी का छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन और शिक्षकों के व्यवहार में सुधार करना। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो व्यवहार तकनीकी है उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत सम्मिलित है, पहला ऑप्शन आ जाएगा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, दूसरा शिक्षकों के व्यवहार में सुधार करना, ठीक है, पहला आ जाएगा केवल छात्रों के व्यवहार में सुधार करना, दूसरा केवल शिक्षकों के व्यवहार में सुधार करना, तीसरा छात्र एवं शिक्षकों दोनों के व्यवहार में सुधार करना। तो ऑप्शन हो जाएगा छात्र एवं शिक्षक दोनों के व्यवहार में सुधार करना। व्यवहार तकनीकी में शिक्षकों के व्यवहार को भी सुधार किया जाता है। अब देखिए 7वां पॉइंट उदाहरण एग्जाम्पल। तो देखिए शिक्षण तकनीकी में स्मृति, बोध तथा चिंतन स्तर पर शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण एवं शिक्षण व्यवस्था। अनुदेशन तकनीकी का उदाहरण क्या है कि स्वतः शिक्षा, लीनियर तथा ब्रांचिंग मीन्स रेखी तथा साखी अभिक्रमित अनुदेशन, ये उदाहरण है किसके, अनुदेशन तकनीकी के। मैथमेटिक्स, पत्राचार पाठ्यक्रम तथा ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब एग्जाम्पल हैं अनुदेशन तकनीकी के। व्यवहार तकनीकी में क्या क्या आता है देखिए, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, मिनी टीचिंग सिमुलेटेड सामाजिक कौशल, शिक्षण अंतः प्रक्रिया, विश्लेषण, समूह शिक्षण और टीम टीचिंग, ये सब आता है। सब आपका किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है व्यवहार तकनीकी की। ऐसी देखिएगा आप शैक्षिक उपयोग, तो शिक्षण तकनीकी का उपयोग कहाँ पर है, कक्षा शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाती है। अनुदेशन तकनीकी क्या काम करती है देखिए, यह करती है स्वतः शिक्षा एवं दूरवर्ती एवं पत्राचार पाठ्यक्रम तथा उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी यानी कि रेमेडियल टीचिंग में उपयोगी। तो दूरवर्ती शिक्षा यानी कि स्वतः शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा एवं पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अनुदेशन तकनीकी का। व्यवहार तकनीकी यह प्रभावशाली शिक्षक बनाने में उपयोगी होती है। अब इसके बाद से नेक्स्ट पाठ्य वस्तु का देखिएगा, तो इसमें क्या आएगा, पाठ्य वस्तु में शिक्षण प्रतिमान व शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण तकनीकी के पाठ्य वस्तु में क्या है, शिक्षण प्रतिमान है, सिद्धांत हैं, शिक्षण युक्तियां हैं व नीतियां हैं, शिक्षण का नियोजन है, व्यवस्था, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण। अनुदेशन तकनीकी में क्या क्या पाठ्य वस्तु होती है, कार्य विश्लेषण होता है इसमें, उद्देश्य, पुनर्बलन, युक्तियां तथा परीक्षण होता है। और जो पाठ्य वस्तु होती है व्यवहार तकनीकी के, व्यवहार तकनीकी में शिक्षक व्यवहार के सिद्धांत होते हैं कंटेंट में, व्यवहार निरीक्षण प्रविधि होती है, विश्लेषण एवं शिक्षक व्यवहार में सुधार, यह पाठ्य वस्तु होती है व्यवहार तकनीकी की। अब इसके बाद से हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा साहब हार्डवेयर शिक्षा तकनीकी, जो हार्डवेयर शिक्षा तकनीकी थे
इसके कुछ उपकरण होते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर तकनीकी के उपकरणों का वर्गीकरण जो होता है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण तथा पाठ्य वस्तु के संप्रेषण की दृष्टि से किया गया है। हार्डवेयर तकनीकी जो हार्डवेयर अप्रोच है उसके उपकरणों को भी हमने डिवाइड कर रखा है। किस बेस पे? एक तो पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के आधार पर और पाठ्य वस्तु के संप्रेषण की दृष्टि से। अब हार्डवेयर तकनीकी के उपकरण को भी दो पार्ट में बांटा है, आप ध्यान रखना। एक तो प्रथम हार्डवेयर तकनीकी के उपकरण होते हैं, दूसरे होते हैं द्वितीय हार्डवेयर तकनीकी के उपकरण। तो अब सर प्रथम हार्डवेयर तकनीकी के उपकरण जो होते हैं पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के हेतु यूज होते हैं। तो इस तकनीकी आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रथम हार्डवेयर तकनीकी का उपकरण कौन कौन से हैं, अभी ध्यान देना। तो इस तकनीकी के उपकरणों को पाठ सामग्री की दृष्टि तथा उपकरण की प्रकृति की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया। अब पहले तो हार्डवेयर तकनीकी के उपकरण को दो भाग में बांटा, प्रथम हार्डवेयर तकनीकी और द्वितीय हार्डवेयर तकनीकी के उपकरण। अब प्रथम हार्डवेयर तकनीकी के उपकरण को भी दो भागों में बांट दिया। एक अचल चित्र यानी कि स्टिल पिक्चर्स जो मूव नहीं करेंगी, और दूसरा चलचित्र। आप समझ रहे हैं? देखिए मैंने आपसे बोला कि जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उसके उपकरणों को पहले दो में बांटा, प्रथम हार्डवेयर तकनीकी और द्वितीय। अब प्रथम हार्डवेयर तकनीकी के उपकरण को फिर से दो भागों में बांट दिया है, अचल चित्र स्टिल पिक्चर्स और चलचित्र मतलब मूवीज या मोशन वाली पिक्चर जो चित्र आपके मूव करे यानी कि मूवी। अब अचल चित्र में क्या क्या आता है देखिए, इसमें जनरली चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको हम सिरोत्तर प्रक्षेपक या सिरोपरि प्रक्षेपक बोलते हैं, ये भी प्रथम हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का उपकरण है और अचल चित्र में आता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा चित्र विस्तारक जिसको हम एपिडायस्कोप बोलते हैं, ये भी प्रथम हार्डवेयर तकनीकी का उपकरण है। अब दूसरा देखिए चलचित्र था ना, चलचित्र में क्या क्या आएगा, अनेक प्रकार के प्रोजेक्टर हैं जिनमें फिल्म रील तैयार की जाती है। तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन पूछ लेगा ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन सी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का उपकरण है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर है साहब प्रथम हार्डवेयर तकनीकी का उपकरण। एपिडायस्कोप कौन सी हार्डवेयर तकनीकी का उपकरण है? प्रथम हार्डवेयर तकनीकी का उपकरण है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ओवरहेड प्रोजेक्टर इन पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि तो सब शैक्षिक तकनीकी में आते हैं, हम सब लोगों ने बीएड में पढ़े भी हैं। तो OHP जिसको हम बोलते थे, तो OHP के लिए 7 इंच इंटू 7 इंच के पर्दे का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आकृतियों की पारदर्शियों का निर्माण किया जाता है, ये ध्यान रखना। OHP में जो भी आकृतियां आप दिखाएंगे तो उनकी पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसीज का निर्माण किया जाता है। OHP के द्वारा केवल अचल चित्रों स्टिल पिक्चर्स का प्रक्षेपक किया जाता है, आपको पता ही है। ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा जब हम कभी स्मार्ट क्लास में पढ़ाते हैं प्रोजेक्टर पे, तो अचल चित्र मतलब स्टिल पिक्चर्स वहां कभी आते हैं ना, OHP के द्वारा प्रक्षेपक किया जाता है। पहला ऑप्शन होगा केवल अचल चित्र, दूसरा चल चित्र, तीसरा होगा दोनों। तो अब अचल चल इसमें कंफ्यूज है, तो अचल का मतलब रुकी हुई स्टिल पिक्चर्स, चल चित्र मतलब मूवीज। तो OHP के द्वारा हम मूवीज को डायरेक्ट प्रक्षेप नहीं कर सकते ना, समझ रहे? वो तो मूवी किसी यूट्यूब वगैरह से आजकल प्रोजेक्टर पे चला देते हैं, वो अलग है। हम केवल स्टिल पिक्चर्स को ही डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे, दूसरा होता है चित्र विस्तारक एपिडायस्कोप। ये भी क्या है? प्रथम हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का उपकरण है। तो इसमें क्या है देखिए, एपिडायस्कोप में पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों चित्रों को प्रक्षेपित किया जाता है, जबकि OHP में क्या था? केवल पारदर्शी। इसमें अचल चित्रों को प्रक्षेपित किया जाता है एपिडायस्कोप में भी। अब एपिडायस्कोप को हम एपिस्कोप प्लस डायस्कोप में यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। पुस्तकों से पाठ सामग्री का प्रक्षेपण समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर द्वारा होता है, जो 45 डिग्री पर लगाया होता है तथा नेगेटिव चित्र बनाता है। तो आपसे पूछ लेगा एपिडायस्कोप में समतल दर्पण प्लेन मिरर को कितने डिग्री के एंगल पर लगाया होता है? 45 डिग्री। फिर लेंस नेगेटिव चित्र को मूल प्रतिबिंब में बदलता है। मेनली आपको क्या है, एपिडायस्कोप भी अचल चित्रों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। चलचित्र के जो प्रक्षेपक होते हैं यह बहुपक्षीय प्रदर्शन का प्रक्षेपण करते हैं, जो चलचित्र के लिए होता है। ठीक है, अब इसके बाद से आता है सर जो हार्डवेयर तकनीकी के उपकरण। तो ध्यान, यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रथम हार्डवेयर तकनीकी में क्या क्या आए? अचल चित्र आए, जैसे मानचित्र हो गया, कोई रेखा चित्र हो गया, कोई चार्ट हो गया, कोई मॉडल हो गया, ये प्रथम हार्डवेयर तकनीकी के उपकरण है।
ऐसी ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडायस्कोप, ये सब क्या थे? चलचित्र प्रक्षेपक प्रथम हार्डवेयर तकनीकी के उपकरण। द्वितीय हार्डवेयर तकनीकी के उपकरण क्या है? अब इसमें देखिए इनका उपयोग पाठ्यवस्तु संप्रेषण में होता है। तो पहला आकाशवाणी है, दूसरा दूरदर्शन, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय हार्डवेयर तकनीकी का उपकरण है, तीसरा कंप्यूटर और चौथा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। अब आकाशवाणी क्या है? इसमें पहला यह इसमें श्रव्य इंद्रिय क्रियाशील रहती है, ध्यान रखिएगा, यानी कि हमारे कान, सुनने के जो इंद्रियां हैं जैसे कान है वही क्रियाशील रहती है। पाठ्य वस्तु का प्रसारण मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। दूरदर्शन, दूसरा, दूरदर्शन पर पाठ्य वस्तु के प्रसारण में छात्र सुनते तथा देखते हैं। छात्र इसमें अधिक रुचि लेते हैं जिससे अनुभव गहन होता है और बोधगम्यता में वृद्धि होती है। तीसरा कंप्यूटर, इंटरनेट प्रणाली से मुद्रित संप्रेषण किया जाता है। और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इसके द्वारा वाद विवाद का संप्रेषण किया जाता है। तो मेरा मेन मकसद था, वहां अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया निम्न में से द्वितीय हार्डवेयर तकनीकी का उपकरण है, पहला ऑप्शन OHP आ जाएगा, दूसरा एपीडायस्कोप आ जाएगा, तीसरा मॉडल आ जाएगा या चार्ट पेपर आ जाएगा, चौथा आ जाएगा आपके पास दूरदर्शन। तो दूरदर्शन या कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? द्वितीय हार्डवेयर तकनीकी का उपकरण हो जाएगा। बाकी किसके हैं? फर्स्ट के। ठीक है, अब आगे देखिएगा साहब, ये थे हमारे पास द्वितीय हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के उपकरण। अच्छा, एक पेज हमारे पास दोबारा से ऐड हुआ है। हाँ, अब इसके बाद से आता है साहब शैक्षिक तकनीकी के लाभ। जो शैक्षिक तकनीकी है उसके लाभ क्या है? एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो थोड़ा देखिए साहब, शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को पाठ प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक हो गया। दूसरा, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा रोचक बनाते हुए छात्रों के ज्ञान एवं अनुभव की वृद्धि में सहायक होती है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को ऐसी प्रक्रियाओं और साधनों का ज्ञान देने का प्रयास करती है, यानी कि इसमें ऐसा हो सकता है, शायद यहाँ पे मिस हो गया होगा आगे लिखना, कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को ऐसी प्रक्रियाओं और साधनों का ज्ञान देने का प्रयास करती है जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके या छात्र उसमें रुचि लें, अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, या छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। कुछ भी ऐसी प्रक्रिया या साधनों का प्रयास होगा। फिर चौथा, स्व अनुदेशित कार्यक्रमों, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स के माध्यम से शैक्षिक तकनीकी व्यक्तिगत अनुदेशन यानी कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 5 देखिए, शैक्षिक तकनीकी जन संचार के साधनों का उपयोग करते हुए एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या तक पत्राचार तथा दूरस्थ शिक्षा आदि द्वारा शिक्षा पहुंचाने में सहायता करती है। तो शिक्षा तकनीकी का संबंध दूरस्थ शिक्षा से भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नंबर 6, टेलीविजन, रेडियो, कैसेट, वीडियो आदि साधनों के माध्यम से शैक्षिक तकनीकी छात्रों, शिक्षकों, सेवारत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए अनवरत शिक्षा के द्वार खोलती है। यानी कि टेलीविजन, रेडियो, कैसेट, वीडियो के माध्यम से छात्र भी सीखते हैं, शिक्षक जो सेवारत हैं, सेवानिवृत्त हैं, हम ऐसे भी कहें, कर्मचारी। ऐसी शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक जीवंत, रोचक, प्रेरक तथा सक्रिय बनाकर शिक्षण में सुधार लाकर शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करती है। तो शैक्षिक तकनीकी है क्या? जनरली जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज जो एजुकेशन में हो रहा है उसी को शैक्षिक तकनीकी कहेंगे। अब ऐसे आगे देखिए 8वां यूज क्या है? देखिए, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण कार्य को उद्देश्य केंद्रित बनाने में तथा छात्र केंद्रित रखने में सहायता एवं प्रभावशाली निर्देशन प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिएगा साहब, अब आता है शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता एवं उपयोग। तो देखिएगा, छात्रों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के स्रोत के रूप में, किसकी आवश्यकता क्यों हुई और उसका उपयोग क्या है? कि छात्रों को अधिगम हेतु यानी कि सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के संबंध में,
यानी कि स्टूडेंट को मोटिवेट करने के स्रोत के रूप में। यानी कि जैसे छात्र अगर प्रोजेक्टर को देखेंगे स्मार्ट क्लास में, ठीक है, तो उसको देखते ही वह अधिगम के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, सीखने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है, कि तो टेक्नोलॉजी का यूज है एजुकेशन के क्षेत्र में। दूसरा, अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान करने में सहायता करना, इसकी आवश्यकता एवं उपयोग में एक है। विषय वस्तु को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने में सहायक, देखिए इसके माध्यम से विषय वस्तु को अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर उसके बाद से देखिएगा साहब, मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक, फिर शिक्षण सूत्रों के प्रयोग में सहायक, अनुशासन और कक्षा नियंत्रण में सहायक। तो ये शैक्षिक तकनीकी के क्या हैं, यूज हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने यहाँ पे कोशिश की कि जो मेरे स्वयं के नोट्स थे उनको आप लोगों के सामने रखने की, कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी रियल में क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में केवल मशीनों का प्रयोग ही नहीं है, इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी आते हैं, इसके अलग अलग प्रकार भी हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक अधिनियमों और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, और कहीं ना कहीं जो मशीनें हैं उनका प्रयोग भी है, लेकिन केवल मशीनों का प्रयोग ही शिक्षा के क्षेत्र में, केवल मशीनों का प्रयोग करना ही शिक्षा तकनीकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। शिक्षा तकनीकी में मशीनों का प्रयोग करने के साथ साथ हार्डवेयर अप्रोच के साथ साथ सॉफ्टवेयर अप्रोच भी है, यानी कि वैज्ञानिक अधिनियम और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो साहब आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपने इतने धैर्य के साथ सुना तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें और लगातार अपनी तैयारी में जुटे रहेंगे तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप सभी लोगों का हृदय से आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद।